नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। 2023 वो साल जिसमें देश में 5 राज्यों में चुनाव की प्रक्रिया हुई और चुनाव की प्रक्रिया में चुनाव की घोषणा के काफी पहले से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य भारत के इन दोनों प्रांतों की पूरी तफसील आपका अपना चैनल IBS24 आप तक पहुंचाता रहा और आज घड़ी आ गई है आपके नतीजे को आप तक पहुंचाने की। बिल्कुल, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास और मेरे सहयोगी पुनीत पाठक का आपके साथ में है। सरकार एक बार फिर से तैयार है और जब से सरकार बनने की प्रक्रिया शुरू हुई है, तारीखों का ऐलान हुआ है, उसके बाद मैनिफेस्टो सामने आए, उसके बाद प्रत्याशियों का ऐलान हुआ, तमाम हर एक घटनाक्रम पर IBC24 ने पल पल की जानकारी सबसे पहले सटीक रूप में पूरे विश्लेषण के साथ आपके सामने रखी। एक बार फिर से हम यहाँ पर ऐतिहासिक स्थल पर यहाँ पर मौजूद हैं, स्वामी विवेकानंद सरोवर, और यहीं से हम ये कार्यक्रम आज कर रहे हैं। ये कार्यक्रम लगातार तब तक चलता रहेगा जब तक कि 4 राज्यों में नई सरकार का गठन नहीं हो जाता। पुनीत, बिल्कुल आपने ठीक कहा हितेश। वैसे तो तैयारी हमारी 5 राज्यों की थी, लेकिन चूंकि आप सब जानते हैं कि मिजोरम में एक दिन बाद नतीजे आएंगे, लेकिन ये सूर्योदय जब होगा, अब से कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया था, जैसा अभी हितेश ने भी बताया, स्वामी विवेकानंद सरोवर रायपुर का, छत्तीसगढ़ का, मध्य भारत का ऐतिहासिक ये ताल, ये सरोवर गवाह बनेगा उन नतीजों का, ये मंच गवाह बनेगा उन नतीजों का जिसको आप लोगों ने लिख दिया है। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में और मध्य प्रदेश में 1 चरण में चुनाव अब की बार बहुत ही कड़े और दिलचस्प रहे। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगता है कि बहुत प्रयासों के बाद ओपिनियन पोल और बाद में एग्जिट पोल में एक बड़ा फर्क दिखा। एक तरफा मुकाबले से कांटे की टक्कर, इसका सफर तय करते हमने दलों को देखा है। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका हितेश, अगर किसी चीज की नजर आई तो 2018 में पार्टियों के मैनिफेस्टो, संकल्प पत्र, वचन पत्र, घोषणा पत्र, जो आप नाम दे लें, गारंटी, जिस तरीके के नाम से आप इसे पुकार लें, उनका बड़ा अहम रोल रहा और 2023 में ये एक कदम आगे जाता दिख रहा है। बिल्कुल। और इससे पहले चूंकि हम लगातार चर्चा भी कर रहे थे पुनीत कि मैनिफेस्टो इतना ज्यादा लोगों के लिए मायने रखता नहीं था, लेकिन 2018 के चुनाव जो है वो गवाह है इस बात के कि छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में मैनिफेस्टो ने जबरदस्त असर दिखाया। और यही वजह है कि इस बार भी तमाम लोगों की निगाहें इस मैनिफेस्टो पर टिकी हुई थी कि कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या अन्य दलों की तरफ से जो मैनिफेस्टो आएगा, उस मैनिफेस्टो में हर वर्ग के लिए क्या क्या घोषणाएं होंगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और इसकी शुरुआत सत्ता पक्ष की उन गारंटियों से काफी पहले हो गई थी। चुनाव के ऐलान के बाद से ही कांग्रेस पार्टी ने स्ट्रेटजी बनाकर, जो यहां की सत्ता पक्ष है जिसने पिछली बार बम्पर सीटें छत्तीसगढ़ में जीती थी, उधर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने लाडली बहना योजना चला करके एक तरफा माहौल बनाने का प्रयास किया, या जो माहौल था उसको ब्रेक करने का प्रयास किया। तो मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में अगले 1 घंटे मैनिफेस्टो को लेकर, घोषणा पत्र को लेकर क्या स्थिति है, इसका पूरा आकलन हम करने वाले हैं। इस मैनिफेस्टो की घोषणाओं का कितना असर आप पर हुआ, जनता पर हुआ, इसका विश्लेषण हम करने वाले हैं। लेकिन एक बात क्रिस्टल क्लियर है हितेश, जैसा हमने देखा कि अब की बार हम कहते हैं चेहरों की लड़ाई, पार्टियों की लड़ाई, ये तो है ही, लेकिन अब की बार मैंने ये देखा इतने लंबे अरसे के बाद कि मैनिफेस्टो की लड़ाई हुई, सीधे तौर पर घोषणाओं की टकराव, मुद्दों की लड़ाई कम से कम यहां पर देखने लगी और उन मुद्दों को लेकर पार्टियां जनता के बीच में पहुंची। अब जनता ने क्या फैसला सुनाया, एग्जिट पोल तमाम आ गए, ओपिनियन पोल तमाम आ गए, तमाम सर्वे आ गए, ये सब अब पीछे। अब तो जनता का फैसला आना है कल सवेरे 8 बजे से। जब जनता का फैसला जब खुलना शुरू होगा, उसके बाद तस्वीर सामने साफ हो जाएगी कि मैनिफेस्टो में किसके कितना दम था। 32 घंटे का महा कवरेज IBS24 पर शुरू हो चुका है, ये रुकेगा नहीं, आप भी मत रुकिएगा, लगातार देखिएगा IBS24, न केवल यहां टेलीविजन स्क्रीन पर बल्कि IBS24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ये सारा प्रसारण आप लाइव देखेंगे पूरे और बारीक विश्लेषण के साथ। तैयार हैं हम, तैयार हो जाइए आप। और सबसे पहले मैनिफेस्टो पर एक नजर डालें, मैनिफेस्टो के प्रमुख बिंदुओं को हम आप तक विस्तार से पहुंचाएं, एक पैनल आपसे परिचित कराते हैं। हमारे साथ में पैनल में आज कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ के नेता हैं अजय साहू जी, मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं। अमित साहू साहब हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ से, हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं। आइए। आकाश विक साहब हैं भारतीय जनता पार्टी से, रायपुर स्टूडियो में, मैं उन्हें भी मंच पर आमंत्रित करता हूं। आइए। और वरिष्ठ पत्रकार रवि भोई साहब, ये भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उनको भी मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं।
और रविंद्र ब्रह्मे जी भी हमारे साथ में है, जाने माने अर्थशास्त्री हैं। समय समय पर इनकी सेवाएं हम अक्सर लेते रहते हैं जब बात बजट की होती है, लेकिन चूंकि बात मैनिफेस्टो की हुई है, अब ऐसे में अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर हो जाता है। लिहाजा रविंद्र ब्रह्मे साहब से भी आज हम इस पर खासतौर पर बातचीत करेंगे। आइए डॉक्टर ब्रह्मे, और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में भी मैनिफेस्टो ने बड़ी अहम भूमिका निभाई है। ऐसा हमने पहली बार देखा है कि घोषणा पत्र की घोषणाएं पहले से घोषित होती रही गारंटी के नाम पे, और घोषणा पत्र को देखने के बाद में भी कोई गुरेज नहीं किया गया प्रति घोषणाएं करने में, या उनके सामने क्या पॉइंट है, क्या जवाब है पार्टियों का, यह बताने में। इसके अलावा मिलन भार्गव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वो कुछ देर बाद हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़ेंगे जब हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे, और आनंद जाट साहब भी जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल छत्तीसगढ़ में अपने तमाम मेहमानों का हम यहां मंच पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं, और सीधे शुरुआत करते हैं उस घोषणा पत्र को विस्तार से आप तक पहुंचाने की, जिसके आधार पर पार्टियों ने अपनी प्लानिंग, अपनी योजना, या हम ये कहें आपके लिए लोक लुभावन चीजों को आप तक पहुंचाएं। चलिए बिना देर किए मैं आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से शुरुआत करता हूं, और चूंकि यहां सत्ता पक्ष कांग्रेस पार्टी, उसका मैनिफेस्टो क्या कहता है, इसके पॉइंट्स मैं आपको बताना शुरू करता हूं। आइए मैं आपको एलईडी की तरफ लिए चलता हूं। यह है कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र। देखिएगा आप, कांग्रेस पार्टी जो यहां 5 सालों से प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनाती रही, भरोसा पत्र के नाम से, सरकार के ऊपर भरोसा, ये उनकी टैगलाइन, और इसी टैगलाइन के साथ इन्होंने अपने जो वायदे किए, इसमें 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी। धान के कटोरे में धान और किसान सबसे बड़ा फैक्टर रहा है, तो पहली बड़ी घोषणा। फिर महिलाओं को सिलेंडर 500 रुपए की सब्सिडी के साथ दिया जाएगा, सस्ता सिलेंडर, महिलाओं का ख्याल। केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा का ऐलान। भूमिहीन मजदूरों को 10,000 रुपए सालाना प्रदान करने की बड़ी घोषणा, यानी यहां इनका भी ख्याल। न्याय योजनाओं के बाद ये एक और स्टेप, 200 यूनिट तक बिजली फ्री, जो पहले वाली घोषणा थी सरकार की, जिसने बड़ा बेनिफिट पिछले चुनाव में दिया था, उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए। किसानों का कर्ज माफ, यह एक बड़ा ऐलान था, घोषणा पत्र के पहले हो चुका था, लेकिन घोषणा पत्र में बाकायदा इसे दस्तावेज करके इसे पूरी तरह से जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। जातिगत जनगणना करवाना, यह कांग्रेस पार्टी का, बल्कि विपक्षी जो गठबंधन है, इंडी गठबंधन या इंडिया गठबंधन, उसका प्रमुख एजेंडा है 2024 का, और इसका जिक्र भी कांग्रेस पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में किया, भरोसे के पत्र में किया। युवाओं को 50% सब्सिडी पर लोन प्रदान किया जाएगा, क्योंकि बेरोजगारी को एक बड़ा मुद्दा यहां भारतीय जनता पार्टी बना रही थी, और यह मुद्दा होता भी है युवाओं के बीच में। खूबचंद बघेल योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का इलाज, जिसमें 5 लाख तक का सीधा इलाज, और बाकी के 5 लाख रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष से आर्थिक तौर पर प्रदान किए जाएंगे, इसकी घोषणा भी की गई, यानी 10 लाख तक का इलाज। इसके अलावा 17.50 लाख गरीब परिवारों को आवास, इसका ऐलान किया, क्योंकि आवास में छत्तीसगढ़ पिछड़ा है, केंद्रीय योजना में पिछड़ा है। इसको लेकर जमकर बीजेपी ने माहौल बनाया, और इस योजना को लेकर कुछ बयानों ने कांग्रेस पार्टी को असहज भी किया। इसके अलावा तिवरा समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाएगी, इस बात की भी घोषणा की गई। और इन तमाम घोषणाओं से कांग्रेस पार्टी ने उम्मीद लगाई कि उसके इस भरोसा पत्र पर जनता विश्वास करेगी, भरोसा करेगी। खूबचंद बघेल योजना, दुर्घटनाओं का इलाज मुफ्त, और 17.5 लाख गरीब परिवारों को आवास, ये ऐसे कार्य थे जिनको लेकर सत्ता पक्ष या कांग्रेस पार्टी ये उम्मीद करती है कि ये उसकी जनता के जनहित के मुद्दों को ध्यान में रखने वाली एक पहल है। तो यह है कांग्रेस पार्टी का वो जन घोषणा पत्र, जिसे उसने भरोसा पत्र का नाम दिया। बिल्कुल पुनीत, और ये भरोसा पत्र जो जारी किया गया था, कांग्रेस पार्टी बड़ी आशान्वित है कि इस भरोसे के पत्र पर जनता ने भी भरोसा जताया है। इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो की भी बात कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना मैनिफेस्टो संकल्प पत्र के रूप में जारी करती है, और आपको वो भी एलईडी पर हम दिखाने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र था, उसमें एक बड़ा दाव 3100 रुपए में धान खरीदी का बड़ा ऐलान इस बार किया भारतीय जनता पार्टी ने, और यह भी कहा कि जो एमएसपी के ऊपर की राशि होगी उसे एक मुश्त किसानों के खाते में दिया जाएगा। टैगलाइन, मोदी की गारंटी, यानी कि मोदी के चेहरे के साथ, नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ, नरेंद्र मोदी की गारंटी के साथ भारतीय जनता पार्टी यहां पर चुनाव लड़ने की बात कहती नजर आई। जो अलग अलग वादे अपने संकल्प पत्र में किए, उसमें 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदी हम इस साल से ही कर रहे हैं।
बीजेपी ने कहा हम 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से करेंगे। तेंदुपत्ता संग्राहकों को लेके लिए भरी बीजेपी ने ऐलान किया, तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए कहा है कि बोनस 5,500 रुपए मानक बोरा के हिसाब से खरीदी करेंगे। यह भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में यह बात कही। उसके अलावा गरीब महिलाओं को सिलेंडर पर 500 रुपए देने की बात कही है कि हर गरीब महिला को सिलेंडर पर 500 रुपए यानी 500 रुपए में सिलेंडर देगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर बनती है तो। लेकिन इसमें कैप रखा है कि सिर्फ गरीब महिलाओं को। एम्स की तर्ज पर हर संभाग में सिम्स का गठन किया जाएगा। स्वास्थ्य को भी फोकस करने की कोशिश यहां पर की गई है। एम्स की तर्ज पर सिम्स का गठन होगा। भूमिहीन मजदूरों को 10,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे। यही बात कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में भी कही है। उसके अलावा कुछ और संकल्प पत्रों में जिन जिन अहम मुद्दों पर फोकस करने की कोशिश की गई है, 2 साल में 1 लाख खाली पड़े सरकारी पदों को भरने का वादा भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र में करती नजर आती है। तो कई सारे ऐसे वादे हैं और हर अलग अलग वर्ग को छूने की कोशिश की गई। चरण पादुका योजना जो इस वक्त बंद हो गई, लगातार बीजेपी आरोप लगाती रही है, चरण पादुका योजना को फिर से शुरू किया जाएगा, जिसमें तेंदुपत्ता संग्राहक और अन्य संग्राहकों को जो चरण पादुका मिलते हैं महिलाओं को वो देंगे। सरकार तो हर द्वार में पंचायत स्तर पर 1.5 लाख रुपए तक का सहायता राशि दी जाएगी। यह भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में बात कही है। उसके अलावा युवाओं को 50% सब्सिडी पर लोन देने की बात भारतीय जनता पार्टी भी अपने संकल्प पत्र में करती है, क्योंकि यही बात कांग्रेस पार्टी ने भी अपने मैनिफेस्टो में कही थी। आयुष्मान योजना के तहत 10 लाख तक फ्री इलाज की बात भारतीय जनता पार्टी ने भी कही है, जिसमें कहा है कि 5 लाख तक आयुष्मान योजना के तहत लाभ मिलता है और बाकी 5 लाख जो है वो मुख्यमंत्री सहायता कोष की राशि से मिलेगा। महिलाओं को 12,000 रुपए सालाना महतारी वंदन योजना के नाम से ये योजना जो की गई थी, मैनिफेस्टो में शामिल किया गया। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि इसने बहुत असर दिखाया है। पीएम आवास के तहत 18 लाख घर बनाकर देने का वादा भारतीय जनता पार्टी भी अपने संकल्प पत्र में करती नजर आती है। तो कुल मिलाकर हर अलग अलग वर्ग को यहां पर छूने की कोशिश की है। छोटे किसानों के बच्चों को 2 लाख रुपए की छात्रवृत्ति देने की बात भी यहां पर कही गई है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में युवाओं के साथ साथ महिलाओं के साथ साथ तमाम अलग वर्गों को, गरीबों को, हर वर्ग को यहां पर साधने की कोशिश की है, जिस तरह से कांग्रेस ने भी अपने मैनिफेस्टो में इन तमाम वादों को, इन तमाम बातों को साधने की कोशिश की है। जी पुनीत। बिल्कुल, तो यह है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र। और इसी एक बात से हम अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं कि बहुत चुनाव के बाद ये एक ऐसा चुनाव रहा जिसमें संकल्प पत्र की टक्कर संकल्प पत्र से दिखी, घोषणाओं के सामने घोषणाएं से हुई। और यह बात बिल्कुल तय है कि घोषणा पत्र आते ही लोगों ने तय कर लिया था, मन बना लिया था कि वे किस पक्ष की तरफ जाएंगे। ऐसा हमें एक नहीं सैकड़ों लोगों का फीडबैक मिला कि वे घोषणा पत्र देखने के बाद तय करेंगे कि अब की बार किसकी सरकार। चलिए, हमारे साथ अब चर्चा के लिए यहां अजय साहू साहब कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर रविंद्र ब्रह्मे साहब हैं। अजय जी, मैं आपसे पूछता हूं, 5 साल आप लोगों ने सरकार चलाई, 3-4 महीने तक एक तरफा माहौल, लेकिन फिर बीजेपी के दिग्गज नेता उतरे, पूरी फौज आई और उसने आकर महिलाओं को प्रति माह 1,000 के हिसाब से 12,000 का ऐलान किया महतारी वंदन में। और इसने कहा कि पूरा माहौल बदल दिया। ना केवल इतना, फॉर्म भराकर उन्होंने एक तरह से श्योरिटी की। आप लोगों को उस पर आपत्ति लेनी पड़ी, बाद में घोषणा करनी पड़ी और अभी यह माना जा रहा है कि जो कुछ भी एग्जिट पोल में दिख रहा है वो उस एक बड़ी घोषणा जो बाकी की घोषणाओं के साथ हुई उसका भी असर है। अजय जी, 1 मिनट आप अपनी बात शुरू करें, जवाब दें। हमारे साथ में रवि भोई साहब भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रवि भोई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज हम मैनिफेस्टो पर बात कर रहे हैं। आइए रवि साहब। स्वागत है रवि साहब, प्लीज। नमस्कार, स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार रवि भोई साहब हमारे साथ आ गए। जी अजय जी। देखिए, हमने लगातार 5 वर्षों में जो काम किया, हम उन कामों को लेकर के चुनाव में गए और हम बार बार ये कहते रहे हैं कि हमें भारतीय जनता पार्टी से किसी तरह के सर्टिफिकेट की आवश्यकता ना कभी रही है, ना आगे कभी होगी। लगातार 5 वर्षों में आपने देखा होगा पुनीत जी, हमारी सरकार के कामकाज के दम पर जितने भी उपचुनाव हुए हों, नगरीय निकाय के चुनाव हुए हों, जनता ने लगातार जनादेश जो है कांग्रेस पार्टी के काम पर, भूपेश बघेल जी के चेहरे पर जो एक भरोसे का रिश्ता छत्तीसगढ़ की जनता के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने जो एक रिश्ता बनाया था, वो रिश्ता और लगातार मजबूत होता गया। और भारतीय जनता पार्टी की जो लोक लुभावन वादे हैं उनको छत्तीसगढ़ की जनता ने पहले भी देखा है। जैसे आपने अभी बताया कि तेंदुपत्ता संग्रहकों को ये
कि पादुका आएंगे। चरण पादुका योजना ये लागू करेंगे, तो हमने उनको चरण पादुका देने के बजाय इतना समृद्ध बनाने का प्रयास किया कि उनको हमसे चरण पादुका लेना ना लेकिन पड़े, वो बाजार से जाकर मेरा के सवाल ये खरीद था सके। साहू जी, मेरा सवाल ये था कि पिछली बार आपकी कर्ज माफी एक सबसे बड़ा की फैक्टर साबित हुई, टर्निंग पॉइंट कह लें, मास्टर स्ट्रोक कह लें। उन्होंने ये सवाल का सामना किया बार बार 3 महीने पहले तक कि धान के दाम का क्या करेंगे, किसान के वर्ग के समर्थन जो आपके साथ दिखता है उसका क्या करेंगे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आपने जो तस्वीर बनाई है उसका वो कैसे जवाब देंगे। जवाब उसका दिया और एक मास्टर स्ट्रोक चला वो 12,000 वाला, जिसका जवाब देने में शायद संभव था आप लोगों से थोड़ी देर हुई। हमसे कहीं कोई देर नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी घोषणा पर छत्तीसगढ़ के लोगों को भरोसा नहीं है। मोदी जी की गारंटी पर इस देश के लोगों को भरोसा नहीं है। ये वही छत्तीसगढ़ है जिसकी पावन भूमि में आकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे, काला धन आएगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब इस दावे का जवाब तो यहां से मिलेगा। जो पत्र था उस भरोसे के पत्र पर लोगों ने ज्यादा भरोसा किया है। मोदी की गारंटी जो है वो खोखली है, वो सीधा सीधा ये कह रहे हैं। क्या कहेंगे? देखो, ये देश भी जान रहा है, ये छत्तीसगढ़ भी जान रहा है और पूरी दुनिया जान रही है कि मोदी जी की गारंटी होती क्या है। मोदी जी जो कहते हैं वो बेशक करते हैं, जो उन्होंने कह दिया वो बिल्कुल करेंगे। और वही विश्वास छत्तीसगढ़ की जनमानस ने किया है, छत्तीसगढ़ की जनता ने किया है कि ये कांग्रेस की गारंटी नहीं, ये मोदी की गारंटी है। और मोदी जी जो कहते हैं वो निसंदेह कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का पूर्णता एक अलग काम होता है कि वो उस उद्देश्य को लेकर काम करती, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सोच को लेकर, एकात्म मानववाद के सोच को लेकर काम करती है। पंडित जी की सोच यह है कि जब तक सरकारी योजना का लाभ अंतिम पंक्ति पर बैठे अंतिम व्यक्ति तक ना पहुंच जाए तब तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मैं आपकी बात को और विस्तार देने का वक्त दूंगा। आकाश विक साहब हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो भी मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, वो भी आ गए, उन्हें भी मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। आइए आकाश जी, स्वागत है आपका मंच पर। इसके अलावा मध्य प्रदेश से मिलन भार्गव जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वो भोपाल स्टूडियो में जुड़ गए हैं। आनंद जाट साहब हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखते हैं। आप सभी तेज तर्रार तर्कशील नेता हैं, इन सभी का हम इस मंच पर स्वागत करते हैं। कुछ ही देर में हम उनसे भी जुड़कर मध्य प्रदेश पर चर्चा करेंगे। जी एक बड़ी बात ये मैं पूछना चाहता हूं आपसे साहू जी, अमित जी, क्या सोच समझकर जो आपके केंद्रीय नेताओं ने अपना घोषणा पत्र संकल्प पत्र दिया, इसमें कांग्रेस की नकल थी? क्योंकि आपने जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था 2018 वाला, जो उनकी जीत का अहम फैक्टर था, उसके सारे पॉइंट्स का जवाब देने की कोशिश की और उसमें बहुत हद तक कामयाब रहे, ऐसा माना जा रहा है। देखिए पुरीत जी, ऐसा है कि भारतीय जनता थोड़ा पार्टी, माइक पास कर लें। भारतीय जनता पार्टी जो कर सकती है वही की, और इस मैनिफेस्टो में हमने जो कहा है वो करेंगे, इसलिए इसका नाम संकल्प पत्र दिया। और हमारा का काम ही है, मोदी जी कहते हैं कि संकल्प से सिद्धि तक के हमको काम करना है, और ये छत्तीसगढ़ की जनता जो है भरोसा कर रही है मोदी जी के इस गारंटी की। नहीं, और निसंदेह अमित जी, यही तो सवाल पुनीत जी ने पूछा कि आरोप ये लगा रही है कांग्रेस पार्टी कि आपने तो उन्हीं के वादों को कॉपी कर ली, आपने अपनी तरफ से कोई नई बात कदम नहीं आगे की। बढ़े आप उसमें। बस एक कदम, वो उन्होंने कहा कि हम 3200 में धान देंगे, आपने कहा हम 3100 में धान देंगे। आपने बाकी इस तरह से योजनाओं में भी इस तरह से कॉपी 20 की की। जगह 21 क्विंटल किया। देखिए, आप आगे रहे। अगर कॉपी करने की बात अगर कहे जाए हितेश जी और पुनीत जी, अगर कॉपी करने की अगर बात यहां पर आ रही है तो हमने तो पहले घोषणा की थी कि 3100 रुपए प्रति कुंटल हम धान खरीदेंगे, और 3200 रुपया कहकर कांग्रेस ने हमारी कॉपी की है। ये तो छत्तीसगढ़ की जनता साफ साफ देख रही है कि कॉपी कैट कौन है, यहां पर नकल कौन कर रहा है। आकाश विक साहब, सवाल मेरा आपसे भी है। भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनाव के पहले 3 बड़े सवाल थे। एक था छत्तीसगढ़ियावाद के प्रतीक भूपेश बघेल जैसी मजबूत छवि का कोई नेता, उसका जवाब आप लोगों ने केंद्रीय 2 बड़े चेहरों से दिया। पूरी की पूरी आपकी भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय ब्रिगेड यहां आके खड़ी हो गई। दूसरा सवाल था यहां धान किसान के मुद्दे पर क्या आप जवाब देंगे। तीसरा, महिलाओं को लेकर जो आप लोग ये दावा करते रहे कि उनका गुस्सा है उसको हम कैसे अपनी साइड लाएं, अपने साथ कैसे जोड़ें शराबबंदी के अधूरे वायदे पर, उसका भी आपने जवाब देने की कोशिश की। मध्य प्रदेश वाली स्कीम को यहां फौरन लॉन्च करने का ऐलान कर दिया। क्या और कितना असर जीत पर आप इसका पाएंगे, आपको उम्मीद है? मैं आईबीसी का धन्यवाद, थोड़ा पास कर लीजिए। मैं आईबीसी का धन्यवाद दूंगा, आज डिबेट में मुझको मौका दिया। मैं यही बोलूंगा कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी छत्तीसगढ़ में 15 साल, तो जब राशन कार्ड बना था तो हम महिलाओं को
घर की महिलाओं का नाम हमने राशन कार्ड में जोड़ा था, वैसी हमने अभी योजना चालू की है। ये 12,000 रुपये जो साल का हम दे रहे हैं, ये योजना महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के वोट के रूप में बहुत अच्छा, इसमें आपको बहुत अच्छा वो मिलेगा, हमारे को ये उम्मीद है। और हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे कल। यानी कि आप लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो महतारी वंदन योजना जिसका आपने जिक्र किया अपने संकल्प पत्र में, महिलाओं को 12,000 रुपए सालाना देने की बात, आपको लग रहा है कि ये गेम चेंजर साबित होगा? यही गेम चेंजर है जी। यही। तो सोच समझकर आप लोगों ने लाखों फॉर्म भी भरवाए ऐसे हाँ, वक्त पर। पूरे प्रदेश में फॉर्म भराया गया। क्या हुआ, इस सरकार ने 4 दिन बहुत कोशिश की रोकने की, ये रुकी नहीं, ये रोक नहीं पाए। इनको फॉर्म भरने 5वें का दिन असर हुआ लॉन्च अजय करना जी? पड़ा। आप लोगों के ऊपर इतना असर हुआ कि आपको पुनीत जी, दिवाली के दिन ऐलान करना फर्जी पड़ा। काम करना भारतीय जनता पार्टी की फितरत है। देखिए, फर्जी काम जो है सिर्फ फॉर्म कांग्रेस इन्होंने के भरवाए, फितरत में है। वो फॉर्म ये फर्जी जैसे सबका उपयोग नालियों जो में है पड़े हुए मिले। और इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है कि वो सारे फॉर्म जो है वो किसी जामताड़ा का जो गिरोह होता है जो फर्जी फोन करके लोगों के खाते से पैसा निकालता है, ये निजी डाटा उनको भी बेच सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने लाभ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के लोग जान रहे हैं कि अगर चलिए मैं आप दोनों को रोकता हूं, आप दोनों को रोकता हूं। साहब, प्रचार का दौर खत्म हो गया। साहू जी, प्रचार का दौर खत्म हो गया, अब तो रिजल्ट की बारी है। बस ये रात, ये सूर्योदय होने दें, पता चल जाएगा जनता ने किस पर मोहर लगाई है। मैं रवि भोई साहब से पूछना चाहता हूं। रवि भोई साहब, अगर हम जिस घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं, हमने पहले भी चर्चा की थी, गेम चेंजर आपको क्या लगता है? दोनों पक्षों से अगर एक एक बात अगर आप देखें तो, कांग्रेस की एक और बीजेपी की एक। देखिए, कांग्रेस की तरफ से कर्जा माफी बड़ा मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी से महतारी वंदन योजना है। ये दोनों अपने अपने गेम चेंजर मान रहे हैं। कर्ज माफी का जो मुद्दा है वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल नहीं किया, उसके बदले उन्होंने 2 साल का बोनस देने की बात की। और भारतीय जनता पार्टी ने जो महतारी वंदन योजना लॉन्च किया और सिख दिवाली के दिन कांग्रेस को गृह लक्ष्मी योजना लॉन्च करना पड़ा। इससे लग रहा है कि दोनों योजनाएं वो डैमेज कंट्रोल हो पाया क्या, या डैमेज ना भी कहें तो वो असर कर पाया क्या? एक तरफ फॉर्म रोकने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, दूसरी तरफ इसका विरोध किया गया हर स्तर पर, इसे फर्जी भी बताया। तब तक एक चरण के चुनाव हो चुके थे। जी देखिए, जब महतारी वंदन लॉन्च हो, एक चरण के हो गए थे और उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए गृह लक्ष्मी, लेकिन जो स्प्रेड होना था, भारतीय जनता पार्टी की योजना स्प्रेड हो गई और उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस थोड़ा सा पीछे हुआ। चलिए एक छोटा सा सवाल मैं रविंद्र ब्रह्मे साहब से पूछूंगा। डॉक्टर ब्रह्मे, हमने सबकी घोषणाएं देखी और एक चिंता भी देखी एक्सपर्ट की। सबने ये कहा अल्टीमेटली जीते चाहे कांग्रेस चाहे जीते बीजेपी, इसका घूम फिरकर बोझ आता है सरकार पर बढ़ते कर्ज, राज्य पर बढ़ते कर्ज पर। अगर इन सारी घोषणाओं को अमल में पार्टियां लाती हैं तो प्रति नागरिक राज्य के जो कर्ज का बोझ होगा वो अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के काम करने की इजाजत ही नहीं देगा। एक्सपर्ट के तौर पर आपकी क्या राय? देखिए, मैं कहूंगा कि ठीक आपने कहा, जो भी पार्टी आएगी, जो घोषणा पत्र है, थोड़ा सा पास कर लें सर। यदि इसको पूरे तरीके से लागू किया जाएगा तो निश्चित रूप से आपको इसके लिए बजट में प्रावधान करने पड़ेंगे। और 2 जो बजट के महत्वपूर्ण भाग होते हैं कि कितना सरकार राजस्व खर्चे कर रही है, कितना पूंजीगत खर्च कर रही है। तो ये सारी योजना, थोड़ा सा माइक और पास कर लीजिएगा जी। ये सारी जो योजनाएं हैं, इनका जो बर्डन जो जाएगा वो पूरे जो है राजस्व खाते पे जाएगा। तो ये हो सकता है कि थोड़ा जो पूंजीगत जो खर्चे हैं उन पे इसका प्रभाव पड़े। तो ये देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से सरकार इस प्रकार का अपना राजकोषीय संतुलन स्थापित करती है कि और योजनाओं को किस तरीके से लागू करती है कि राज्य के विकास कार्य प्रभावित ना हो। और मैं बार बार कोई वित्तीय कैलकुलेशन आपको दिखता है, कोई साइंटिफिक अध्ययन इसके पीछे दिखता है, या सिर्फ चुनाव का मैकेनिज्म है और जीत को लेकर क्या लुभावनी चीज इंपैक्ट करेगी, जो हम कहते हैं आजकल MBA स्टूडेंट्स का एक कैंपेन होता है ना, उस तरीके का? क्योंकि मैं फिर दोहराऊंगा, ये मैनिफेस्टो वाला इलेक्शन है। हाँ जी, हाँ, ये आप सही कह रहे हैं। पर इस चीज को जो हमारे बीच में राजनीतिक पंडित हैं ये विश्लेषण करेंगे, और मैं तो इसके जो आर्थिक प्रभाव जो है क्या होते हैं और किस प्रकार की योजनाएं होनी चाहिए चुनाव में, ये हमको सोचना भी पड़ेगा आगे। वो इसलिए कि जो एक कमेंट आपको याद दिलाता हूं मैं, केंद्रीय हितेश आपको याद होगा, केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा था घोषणा पत्रों के बाद में
कि घोषणा चाहे बीजेपी करे चाहे कांग्रेस करे, अगर आप चाहते हैं कि वो अमल में आए तो जी। उसको आपको राज्य के बजट में लाना पड़ेगा। जी हाँ, जी हाँ, राज्य के बजट में तो लाना ही पड़ेगा। पर मैं समझता हूँ कि ये एक सभी के विचार का मुद्दा ये है कि आप ऐसी घोषणाएं हो, कोई उसको कहेगा कि ये ना है, कोई दूसरा वर्ग कहेगा कि जो अभिजात्य वर्ग है वो की जा रही, और दूसरा जो वास्तव में जिसको जरूरत है वो कहता है कि ये राज्य के कल्याण के लिए बहुत जरूरी है। तो आखिर कि इसमें जो घोषणाएं किस प्रकार की योजनाएं होनी चाहिए, मैं समझता हूँ एक अर्थशास्त्री के रूप में और हमारे देश चलिए आप कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि कोई भी अगर घोषणा को पूरा करेगा तो बोझ अल्टीमेटली नागरिक की जेब पर आएगा, इतना तय। जी हाँ, ये तो नहीं, ये बोझ- व्यवहारिक पहलू है। हाँ, नागरिक पे बोझ आने का मतलब ये है कि यदि आप असर विकास योजनाओं पे पड़ रहा है तो उसका अप्रत्यक्ष प्रभाव एक नागरिक पे छोटा सा पड़ेगा, बहुत क्योंकि अब- एक लाइन का कमेंट, ये डायरेक्ट बेनिफिट वाली जो चीजें हैं जी हाँ, ये आपको कैसी लगती हैं? डायरेक्ट बेनिफिट की स्कीम बहुत सीधे पैसे डालना, 1,000 डालना, जी हाँ, नहीं ये साल का 15,000 या ये स्कीम 12,000 अब इसलिए अच्छी हैं क्योंकि इसमें जो पहले योजनाओं में लीकेज होता था कि आप जो बांट रहे हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच रहा था, ठीक है। अब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बन गया है कि लोगों के पास सीधे डायरेक्ट पैसे पहुंच रहे बेनिफिट्स हैं का और फायदा लीकेज लोगों नहीं को है। मिलता है, लीकेज नहीं होता, ये है। लेकिन अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए इन सब के बीच हम मध्य प्रदेश के मैनिफेस्टो पर भी बात कर लेते हैं। इससे पहले हम लगातार छत्तीसगढ़ के मैनिफेस्टो पे बात कर रहे थे। मध्य प्रदेश में भी इस बार का चुनाव वहां के मैनिफेस्टो पर के इर्द गिर्द नजर आया है। बहुत महत्वपूर्ण तरीके से वहां पर कई घोषणाओं को किया गया। चुनाव में जब मैनिफेस्टो जारी किया गया उसके पहले ही कई घोषणाएं वहां पर कर दी गई थी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो बड़ी घोषणाएं वहां पर की गई हैं उसकी एक बार बात हम कर लेते हैं और हम एलईडी पर ही इसको हितेश, दिखा देते जब हैं। तक आप जी। उसे एक्सप्लेन करेंगे तब तक मैं भोपाल स्टूडियो का रुख कर लेता हूं। जी। आप पहुंचे एलईडी के पास। हमारे साथ में भोपाल स्टूडियो में इस वक्त दो बड़े खास मेहमान हैं, दोनों पक्षों का उत्तर देने में पूरी तरह सक्षम। नाम मैंने पहले ही बताया, मिलन भार्गव साहब भारतीय जनता पार्टी से, आनंद जाट साहब कांग्रेस पार्टी से। स्वागत उनका हम यहां करते हैं इलेक्शन लॉन्च IBS 24 का, जो यहां खास तौर पर लगातार कवरेज के लिए बना है। आपका स्वागत है जी हितेश। बिल्कुल, और भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र था वहां पर, उस संकल्प पत्र को भी एक बार हम यहां पर दिखा देते हैं। दोनों मेहमान भी हमारे साथ में बने हुए हैं, इनसे हम लगातार बातचीत करते रहेंगे, लेकिन इन सब के बीच एक बार मैनिफेस्टो की बात कर लें। 1,30,00,000 बहनों को पक्के मकान देने की बात बीजेपी करती है। लाडली बहना योजना के तहत हर महिला को 1,200-1,250 रुपए देने की बात यहां पर कर रही है पार्टी, लेकिन अब उससे एक कदम आगे 1,30,00,000 बहनों को पक्के मकान देने का वादा भी मध्य प्रदेश में यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में किया है। अगले वादे की तरफ अगर हम आगे बढ़ें, 3,100 रुपए क्विंटल धान की खरीदी, जो बात छत्तीसगढ़ में कही है वही बात यहां पर मध्य प्रदेश में भी करते नजर आ रही है। इन सब के साथ में तेंदुपत्ता संग्रहण की बात करें, तेंदुपत्ता संग्रहण की दर 4,000 रुपए मानक बोरा जो है उसके तहत यहां पर तय करने की बात यहां पर कही गई है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में इसका जिक्र किया है। 5 साल तक गरीबों को मुफ्त राशन मिलता रहेगा, जो केंद्र सरकार की योजना है उसका भी जिक्र यहां पर किया है। गरीब कल्याण अन्न योजना में अब चीनी और सरसों तेल को भी जोड़ दिया जाएगा। यह राज्य का अनुदान उसमें होगा, क्योंकि केंद्र की तरफ से जो राशन मिल रहा है उसमें ये दो चीज, चीनी और सरसों तेल, अब राज्य अपनी तरफ से जोड़ कर देगी। ये बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में बात कही है। हर डिवीजन में IIT खोलने का प्रयास, यानी शिक्षा को लेकर भी अपनी बात रखने की कोशिश अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी ने संकल्प पत्र में की है। हर डिवीजन में IIT खोलने का प्रयास करने की बात भारतीय जनता पार्टी कहती नजर आती है। मध्य प्रदेश में उज्ज्वला और लाडली बहनों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, यानी कि जिन महिलाओं के उज्ज्वला में कनेक्शन है और लाडली बहना योजना के तहत जिन महिलाओं को लाभ मिल रहा है उन महिलाओं को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में कहती है। एम्स की तर्ज पर मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। कमोबेश यही बात छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल की है। प्रदेश में 6 नए एक्सप्रेस वे का निर्माण होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात भी उन्होंने कही है कि हमारी सरकार बनती है तो। इन सब के बीच हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की बात भी यहां पर भारतीय जनता पार्टी करती है। ये एक बड़ी बात उन्होंने अपने संकल्प पत्र में कही है। उसके अलावा ग्वालियर जबलपुर में भी मेट्रो चलाई जाएगी। इससे पहले जो मेट्रो है वो परियोजना भोपाल में और इंदौर में चल रही है, शुरुआत हो चुकी है परियोजना की, और ग्वालियर जबलपुर में भी शामिल किया जाएगा। आदिवासी समाज के लिए 3 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की बात, यानी कि आप देखिए मैनिफेस्टो में हर वर्ग को साधने की कोशिश यहां पर नजर आती है। 13 धार्मिक सांस्कृतिक लोक निर्माण का निर्माण भी वहां पर किया जाएगा। महाकाल लोक का जिक्र हम लगातार करते हैं। इन सब के बीच उन्होंने कहा है कि 13 धार्मिक सांस्कृतिक लोक का निर्माण पूरे मध्य प्रदेश में हम करेंगे। तो
धार्मिक के साथ साथ सांस्कृतिक पहलुओं को भी छूने की कोशिश। सिंगरौली रीवा में विश्व स्तरीय एयरपोर्ट बनाने की बात संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कही है। तो कुल मिलाकर जिस तरह की लगातार हम पुनीत कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में तमाम अलग अलग वर्गों को साधने की कोशिश की है। जन आवास योजना को भी शुरुआत करने की बात यहां पर भारतीय जनता पार्टी कहते नजर आती है। चलिए, तो ये भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र। और अब मैं आपको बताऊंगा मध्य प्रदेश में विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी का प्लान क्या था, क्या घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी ने जारी किया। मेरे साथ आप जरा नजर डालिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस की गारंटियों पर, जहां एक तरफ मोदी की गारंटी, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की गारंटी। 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदेंगे, यह कांग्रेस के वचन पत्र में सबसे बड़ा वायदा था। लेकिन केवल इतना ही नहीं, इसके अलावा 2600 रुपए प्रति क्विंटल इस पर गेहूं की खरीदी करेंगे। यह मध्य प्रदेश कांग्रेस का वायदा प्रदेश की जनता और किसानों से। इसके अलावा ये किसानों की तरफ बड़ी घोषणा, 2 रुपए किलो की दर से गोबर खरीदेंगे। छत्तीसगढ़ का इंपैक्ट दिखाई पड़ा, छत्तीसगढ़ मॉडल का इंपैक्ट दिखाई पड़ा, इसे भी वचन पत्र में शामिल किया। 2 लाख खाली सरकारी पदों पर भर्ती की जाएगी। युवाओं से एक बड़ा और ठोस वायदा करने का प्रयास यहां कांग्रेस पार्टी ने किया। इसके अलावा 1 लाख नए पद सृजित किए जाएंगे, इसकी प्लानिंग कमलनाथ ने कर ली। यह बात कांग्रेस ने अच्छी तरह से प्रचारित की युवाओं के बीच में, और इन गारंटीज के ऊपर उनको काफी भरोसा भी रहा। 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा, यह राजस्थान की वो की योजना है जो पूरे देश में चलेगी। कांग्रेस ऐसा मानकर चलती है और एग्जिट पोल कम से कम इस तरफ इशारा करते हैं कि संभवतः इसका असर हुआ है। 10 लाख का दुर्घटना बीमा साथ में देंगे, यह भी कांग्रेस पार्टी का वायदा है उनके वचन पत्र में। इसके अलावा और एक बड़ी घोषणा, बेटी विवाह के नाम पर जो राशि है 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने का ऐलान किया है। कमलनाथ जी का पहले भी दावा था कि हमने पहले बढ़ाया था 25 से 50, अब 1 लाख करेंगे। मध्य प्रदेश की अपनी आईपीएल टीम होगी, ये यूथ को लेकर किया गया एक बड़ा ऐलान है। और कर्मचारी वर्ग को साधने के लिए भी एक बड़ी घोषणा ओपीएस को लेकर की थी, पुरानी पेंशन योजना को लागू करेंगे जी। तो हर वर्ग को लेकर इसमें बड़ा ऐलान। बिल्कुल पुनीत, ये आपने अभी कांग्रेस पार्टी का वचन पत्र सामने रखा है, तो वचन पत्र वर्सेस संकल्प पत्र, तमाम अलग अलग वर्गों को साधने की कोशिश दोनों ही तरफ से नजर आती है। और इस बीच बातचीत करने के लिए भोपाल से हमारे साथ में दोनों मेहमान बने हुए हैं, मिलन भार्गव जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और आनंद जाट जी कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता हैं। मिलन भार्गव साहब, जानना चाहेंगे आपसे, मैनिफेस्टो को हम इस वक्त सामने रख रहे थे और इसी मैनिफेस्टो के जरिए आप जनता के बीच में गए हैं, जिसमें आपको काफी भरोसा है कि जनता ने भरोसा जताया है मोदी की गारंटी पर। क्या कुछ लगता है आपको, किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं, किस वादे ने ज्यादा असर दिखाया है? देखिए, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश और देश में प्रधानमंत्री जी की सरकार, मिलन भार्गव साहब, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो सीधे सीधे एक सवाल में आपको जोड़ना चाहूं। और प्रधान जी पुनीत भाई मिलन जी बोलिए। की आवाज हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही। अगर हमारी आवाज मिलन जी तक आ रही है तो मिलन जी, एक सीधी सी बात यह कि कांग्रेस की गारंटियां काफी पहले से आने लगी, बड़े नेताओं ने इनको देना शुरू किया, और बीजेपी की जो लाडली बहना थी उसका इतना ज्यादा प्रचार हर सभा में तो दिखा, लेकिन मैनिफेस्टो में वो गायब रही। इस बात को लेकर बहुत प्रोपेगेंडा किया गया या मुद्दा बनाया गया। पुनीत भाई, पहले तो मेरी आवाज आ रही है, क्लियर कर दीजिए ताकि मैं बोलना शुरू करूं। जी, अब आ रही। पुनीत भाई, मेरी आवाज आपको मिल रही? देखिए, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश और देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में जो विकास हुआ है समग्रता के साथ हुआ है। डबल इंजन की सरकार थी, ना ही बजट की कमी रही, ना ही गरीब कल्याण योजनाओं को लागू करने की। जिस प्रकार से गरीब को आवास मिला, गरीब को पक्की सड़क मिली, किसानों को सिंचित जमीन मिली, किसानों को किसान सम्मान निधि में 12,000 प्रति साल मिला, तो जिस प्रकार से लाडली बहनाओं को 1250 रुपए प्रति माह देने की योजना लागू हुई, ये बताता है कि मध्य प्रदेश समग्रता के साथ आगे बढ़ रहा है। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, यहाँ उद्योग भी है, यहाँ शिक्षा भी है। जो कभी 5 मेडिकल कॉलेज वाला मध्य प्रदेश था, 24 मेडिकल कॉलेज है, 4000 मेडिकल की सीटें हैं। जिस प्रकार से 5 लाख किलोमीटर की सड़कें हैं और 24 घंटे बिजली है,
और जिस प्रकार से 7 लाख से लेकर 47 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित कर मध्य प्रदेश ने दिखाई और कृषि कर्मण अवार्ड लेकर मध्य प्रदेश को नित नई ऊंचाइयों पर ले आए, किसानों का मान सम्मान बढ़ाया और 2700 रुपए गेहूं के और 3100 रुपए धान के देने का वादा लेकर जिस प्रकार से हम मैनिफेस्टो के आधार पर अकेले नहीं गए, हमने 20 वर्षों में करके दिखाया। वो 15 माह यदि काले कालखंड निकाल दिए जाए कमलनाथ जी के, जो भ्रष्टाचार में डूबे थे, जो मंत्रालय को दलाली का हड्डा बनाए थे, जो इनके मंत्री आरोप लगा रहे थे कि दिग्विजय सिंह जी खनन माफिया बन गए हैं, शराब माफिया बन गए हैं, इनके मंत्रियों ने खुलासे किए। 15 माह की सरकार को यदि हटा दिया जाए तो मध्य प्रदेश ने गरीब कल्याणकारी योजनाओं की दम पर एक बीमारू राज्य से निकलकर विकसित राज्य की श्रेणी की तरफ आगे बढ़ा है, मजबूती के साथ बढ़ा है, समग्रता के साथ बढ़ा है। आज मध्य प्रदेश का युवा, मध्य प्रदेश का जन स्वाभिमान के साथ जी रहा है, आगे बढ़ रहा है, ऊंचाई छू रहा है। लेकिन वही विपक्षी दल ये जो संकल्प पत्र के जगह ये वचन पत्र लाते हैं, ये 900 वचन 2018 में करते हैं, जिसमें 5 वचन भी पूरे नहीं कर पाते हैं, फिर 1400 वचन का फिर पटोरा लेके आते हैं। लेकिन उनमें चलिए ठीक है, आपने अपनी बात रखी। जाट साहब, क्या आपने जाट साहब एक सवाल है, कांग्रेस पार्टी ने बहुत पहले से अपनी गारंटियां दी, लेकिन लाडली बहना ने सबका असर खत्म कर दिया, ऐसा दिखाई पड़ा। अंत तक मुख्यमंत्री जी ने केवल एक घोषणा और एक योजना पकड़कर रखी अपने हर एक सभा में। चुनाव परिणामों का इंतजार करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से लाडली बहना की आप बात कर रहे हैं, लाडली बहना का एक आज ही का उदाहरण मैं बता देता हूं। चूंकि गांव का आदमी हूं और चौपाल पर बैठकर बातचीत करने का आदी हूं, तो भाजपा का एक कार्यकर्ता सुबह मेरे गांव में बैठा हुआ था और वो कह रहा था कि मैं जब एक आदिवासी बहन से मिलने गया और भाजपा का प्रचार करने गया तो उसे बताया कि शिवराज चौहान जी लाडली बहना योजना दे रहे हैं, उसके तहत 1250 रुपए दे रहे हैं। तो उन्होंने देसी गांव की भाषा में कहा कि कमलनाथ आगो तो वो भी 1500 देगो, मतलब कमलनाथ आएंगे तो 1500 रुपए वो भी नारी सम्मान के तौर पर देंगे। पुनीत जी, आपकी पत्रकारिता भी काफी समृद्ध और वयस्क है, मैं भी पत्रकार रहा हूं। जो महिला ये कह रही है कि कमलनाथ जी आएंगे तो 1500 रुपए मिलेंगे, क्या वो भाजपा को वोट दे देगी? मैं बस आपसे छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में बदलाव की बयार है और मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से 18 सालों में कुशासन फैला है, महाकाल लोक में, व्यापम में, डंपर में, पोषण आहार घोटालों में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार रहा है, मध्य प्रदेश की जनता तंग आ चुकी है। ये 18 साल की अपनी उपलब्धियों पर बात नहीं करते हैं, कहते हैं 15 महीने में क्या किया। 21 सितंबर 2020 को भाजपा के कृषि मंत्री ने, जाट साहब, हम लोग हर एक बात पर डिबेट कर चुके हैं, आप स्वयं बड़ी मजबूती से पक्ष रख चुके हैं। आप अगर आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस रहा तो आप ये भी जानते हैं कि आज हम जिस मुद्दे को लेके बैठे हैं संकल्प पत्र में, इसमें एक तरफ घोषणा और दूसरी तरफ खाते में आता पैसा, और एक नहीं 2-3 किश्तों से ज्यादा आता पैसा। 7 तारीख को सीधा क्रेडिट हो गया पैसा। मैंने तो एक लाइव एग्जांपल दिया आपको, मैं बीच में नहीं बोला, और नहीं तो पूरा समय आप ले लीजिए। बिल्कुल मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। कांग्रेस की बात कीजिए, भाजपा कार्यकर्ता का नाम लेकर जो आपने किए चुनाव, भाजपा प्रवक्ता को समझाइए। मैंने बिल्कुल अबाधित तौर पर बोलने दीजिए मिलन साहब, बोलने दीजिए। बिल्कुल मैं बीच में बोलने दीजिए साहब, प्रचार में जमकर लड़ लिए, अब तो रिजल्ट की बारी है, बोलने दीजिए उन्हें। आपका भाजपा कार्यकर्ता को ले आए, आप इन्हें आज मौका दे दीजिए इससे, क्योंकि चुनाव परिणाम नहीं बदलेगा, इन्हें बोलने दीजिए। अपनी बात रखिए ना, इनकी यही आदत है, यही भाजपा में सिखाया जाता है, बीच में बोलना, आपको बड़े-बड़े एलईडी पर लोग यहाँ देख सुन रहे हैं, बात रखें अपनी। अरे मिलन जी, अब तो आरोप प्रत्यारोप के दौर से हम आगे निकल गए। जनता ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है, अब तो वो फैसला आने वाला है। हम तो उस मैनिफेस्टो की रोशनी में जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को क्या उम्मीद है कि किस फैसले पर, किस वादे पर ज्यादा भरोसा किया गया। ठीक कह रहे हैं जाट साहब, ठीक है, अपनी बात कंटिन्यू रखें, अपनी बात पूरी बात बोलिए। आनंद जाट साहब, अपनी बात बोलिए। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूं कि क्या मध्य प्रदेश के किसानों को किसान कर्ज माफी नहीं चाहिए होगी, जो आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है उसमें है? क्या ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं चाहिए मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को? बच्चा मध्य प्रदेश का कह रहा है कि 500 रुपए में गैस का सिलेंडर चाहिए, जो कह रहे हैं कि 450 में उज्ज्वला की और लाडली बहना योजनाओं को हम देंगे सिलेंडर। क्यों 18 साल की सरकार में उन्होंने महंगा सिलेंडर दिया? जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी तो 450 रुपए का मैक्सिमम मूल्य का सिलेंडर मिलता था।
आज 18 साल बाद इनको लाडली बहनों की याद आई। मध्य प्रदेश की बच्चा बच्चा पूछ रहा है, और मैंने भाजपा के कार्यकर्ता की बात अगर इनके सामने रखी तो वो बहना बता रही है कि कमलनाथ जी के वचनों पर भरोसा है, ना कि घोषणावीर मामा पर मध्य प्रदेश की जनता को भरोसा होगा। ठीक है, ये मैं बात मिलन कहना जी, चाहता हूं। लगातार 2 कांग्रेस लाख पार्टी ये नौकरियों का, कहती रही कि जो हम है, लगातार हमने जिन जिन बातों कहा का है, जिक्र भर्ती करते करके थे, दिखाएंगे। हम जिन वचनों का जिक्र करते थे, आपने जब मैनिफेस्टो लाया तो उस मैनिफेस्टो में तमाम जिक्र पहले ही कर दिया। कांग्रेस पार्टी पहले ही कह रही थी कि हम 1500 रुपए महिलाओं को देंगे। आपने न सिर्फ उसको अपने वचन पत्र में शामिल किया, बल्कि उससे अपने संकल्प पत्र में शामिल, बल्कि उसकी योजना भी लागू कर दी। तो कांग्रेस ये कहती है कि आपने पूरी तरह से कॉपी की है कांग्रेस पार्टी की घोषणाओं की। बताइए मिलन जी। देखिए, मुसीबत यही है कांग्रेस के साथ। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी अपना अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही, 100 वर्ष पुरानी पार्टी जो अंग्रेजों की सेवा के लिए मोदी जी सुबह शाम कहते हैं, तभी तो मोदी जी सुबह शाम कांग्रेस 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 कांग्रेस। तो आपने शुरू किया ना, अब तो कहूंगा ना, आपने शुरू किया है। बात करेंगे, षड्यंत्र मोदी जी करेंगे, सुबह शाम कांग्रेस कपोलकल्पित कहानी ले आए। अभी कमलनाथ जी को तो खोज लीजिए, भाजपा के कार्यकर्ता खोज के बात कर रहे हैं। राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। चलिए, एक सवाल है मेरा, एक सवाल मेरा फिर याद दिलाते हुए कि साहब अब इस डिबेट का असर नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी जनता ने आप दोनों पक्षों को सुना है, तर्क भी सुने हैं, ये लड़ाई भी देखी है। एक सीधा सवाल मैं कांग्रेस पार्टी से पूछता हूं, जाट साहब, आपको लगता है आपका पर्चा लीक हो गया, कांग्रेस का पर्चा लीक हो गया और कॉपी कर ली बीजेपी ने? पुनीत भाई जवाब दीजिएगा सवाल का प्लीज। मुझे केवल इतना लगता है, आता हूँ आपके पास भी आता हूँ, एक दूसरे की बात पूरी होने देंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा। घोटाला जाने वाले हैं, वचन के पक्के कमलनाथ जी आने वाले मिल रहा है, जनमत मिलता, ये बौखला रहे हैं और कुछ नहीं। ये बौखलाहट में कुछ भी अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इनसे मैंने साफ साफ पूछा। चलो मिलन जी, आप जवाब दे दो, क्या आपने कांग्रेस के पर्चे के लीक होने के बाद में उसको कॉपी कर लिया और सबसे बड़ी योजना का जिक्र करना भूल गए उसमें? चुनाव हुए तो आपको घर जाना पड़ा, और आप कमलनाथ जी किस बुनियाद पर चुनाव लड़े ये बता तो दीजिए। ये कपोल कल्पित कहानियां कब तक छुड़ाएंगे, ये षड्यंत्र कब तक रचेंगे? चलिए, मध्य प्रदेश के मुद्दों पर भी लगातार बात करते रहेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मैनिफेस्टो पर भी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, और छत्तीसगढ़ में भी रोक रहा हूं आप दोनों को, निवेदन कर रहा हूं जी। अजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत उत्साहित है महतारी वंदन योजना को लेकर, या किसानों के संदर्भ में जो उन्होंने घोषणा कर दी कि हम 3100 रुपए देंगे और एक मुश्त राशि देंगे, जो आप 4 किश्तों में देते हैं, उन्होंने कहा कि हम एक मुश्त देंगे। तोड़ खोज लिया ये भी आपकी कह रहे बातों हैं का कि 2 साल का जो बोनस बकाया था उसको भी देंगे, और तारीख भी बता रहे हैं कि 25 दिसंबर को देंगे। और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि इसने असर दिखाया है। हितेश भाई, सबसे दुखद बात यह है कि जिन्होंने वादा किया था कि हम आपको 300 रुपए धान पे बोनस देंगे, 15 वर्षों तक इनकी सरकार रही, इन्होंने बोनस नहीं दिया। लेकिन अब वापस सत्ता प्राप्ति के लिए ये फिर से कह रहे हैं कि भाई तब नहीं दिया, अब वचन लेते हैं कि अब देंगे, अब एक बार भरोसा कर लो। तो एक बार जो दूध का जला है वो छाछ भी फूंक के पीता है, तो भारतीय जनता पार्टी पर कैसे विश्वास करेगा? ये छत्तीसगढ़ के लोग हैं, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के 15 वर्ष के कुशासन को देखा है और 5 वर्ष के कांग्रेस के कार्यकाल को देखा है। 15 वर्षों के काम को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने पूरे चुनाव में कहीं कोई बात नहीं की। लेकिन अगर उन्होंने इनका तारीख बता दी, अगर इनका कार्यकाल अजय इतना भाई, उन्होंने अच्छा था, तारीख बता दी 25 तारीख को अगर सरकार बन गई तो आपके खातों में पैसा आएगा। लोगों ने ये हिसाब लगाना शुरू कर दिया। ये ऐसे लोग हैं मेरे नजरों में, जहन में, सामने यहाँ भी मौजूद हैं, जिन्होंने ये हिसाब लगाया कि वो आपकी कर्ज माफी से ज्यादा लाभान्वित होंगे, जिन्होंने कर्ज लेकर तैयारी कर रखी है, या फिर वो बोनस की 2 साल वाली राशि ज्यादा लाभान्वित होंगे। भारतीय जनता पार्टी की कथनी पर छत्तीसगढ़ के लोगों को कतई भरोसा नहीं है। भरोसा है तो भूपेश बघेल के चेहरे पर, भरोसा है तो कांग्रेस के पंजा निशान तो पर, मोदी की भरोसा है मोदी की गारंटी रख दी। मोदी की गारंटी का आना यह दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी मृत प्राय हो चुकी है। इनके पास एक भी ऐसा नेता नहीं है छत्तीसगढ़ में जिसके नेतृत्व में ये चुनाव में जा सके। कि मोदी की गारंटी ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ा आपको अपना, कि आपको स्थानीय नेतृत्व पर भरोसा रहा नहीं, स्थानीय चेहरों पर आपको यकीन रहा नहीं, और आप इसलिए मोदी की गारंटी लेकर सामने आते हैं। और बाकी भी वे कहते हैं कि जनता को भरोसा नहीं है। इससे पहले भी आपने वादा किया था, बोनस तो आपने पहले वादा किया था, और अब उसको देने की बात कर रहे हैं। देखिए, भरोसे की बात अगर जहां आई ना, तो भरोसे की बात ये एक कांग्रेसी कहते फिरते थे कि भूपेश है तो भरोसा है।
उसके बाद स्वयं भूपेश बघेल जी आते मंच पे, बोले सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। शैलजा जी कहती सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो इसका मतलब साफ साफ यही है कि भूपेश बघेल का चेहरा, कांग्रेस पार्टी का एक एक मंत्रियों का चेहरा इतना दागदार हो गया था कि भूपेश बघेल के चेहरे पे ये कदापि चुनाव नहीं लड़ सकते थे। और रही बात ये बोनस की, कहते हैं कि हमने वादा किया था, तो 2018 के चुनाव के टाइम यही वादा तो कॉपी कैट के रूप में आप लोगों ने चुराया था कि जो बोनस भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दी वो बोनस को हम देना चाहते हैं। हम देने को तैयार हैं, हम देने को तैयार हैं। आईबीसी के मंच पर भाजपा का प्रवक्ता ये गारंटी दिलाए, मोदी जी गारंटी दिलाए कि अगर कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों को 2 साल का बोनस देगी तो केंद्र सरकार बोनस देने की अनुमति देगी। आप यहाँ पर चैलेंज सरकार करेंगे भाई, मोदी जी की गारंटी अमित जी सवाल सुन ले, एक मिनट, ऐसे नहीं, सवाल सुन लें। सवाल ये है कि क्या आपके अब पेंडिंग वायदे को अब आप पूरा करेंगे अमुक तारीख को, इस पर जनता विश्वास करेगी, नंबर एक बात। और तब भी अड़ंगा कांग्रेस ने नहीं बल्कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने लगाया था, क्या यह भूल जाएगी जनता? नहीं, देखिए अभी वर्तमान के समय में जो छलावा छत्तीसगढ़ की जनता को कांग्रेस के द्वारा मिला, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा मिला, इनके 70 के 70 विधायकों के द्वारा मिला, उस छलावे को छत्तीसगढ़ की जनता भूल नहीं पा रही है। उसी के इंतजार में यह छत्तीसगढ़ की जनता बैठी थी। अब उनका भरोसा वही भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ गया है। और क्या ये पेंडिंग वायदे के पूरे होने पर विश्वास रखेंगे आप ही की पार्टी? बताएं आप। भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी ने जो मतलब ये प्रैक्टिकली पहली बार दिखा है। मैं रवि भोई साहब के पास इस सवाल के साथ जाऊंगा, आज आता हूं, अब दीजिएगा आपसे। आप देखिएगा, ये पहली बार ऐसा देखा रवि साहब कि पेंडिंग वायदों को भी पूरा करने की बात यहां की गई तारीख के साथ। जी पहले आकाश आप अपनी बात कह लें। अच्छा ठीक है, रवि भोई जी के पास दे रहे हैं वो माइक। देखिए पुनीत जी, 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने न तो बोनस की बात की, न ही धान समर्थन मूल्य। उनका ये तर्क था कि हम सरकार में आए नहीं आए, लेकिन इस तरह के वादे नहीं करें जिससे इकोनॉमी पे असर पड़े, रेवड़ी नहीं बांटे। लेकिन जब देखा 2018 में कांग्रेस की सरकार यहाँ भारी बहुमत से जीत गई और 2023 में सरकार बनाने के लिए वो फिर से उन धान के मुद्दे पे पहुंची और कांग्रेस के बराबरी करने, क्योंकि छत्तीसगढ़ में किसान और धान दोनों, थोड़ा माइक पास कर लें, दोनों बहुत ही बड़े मुद्दे हैं। और इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना पड़ा कि हम किसान और धान को छोड़े बिना नहीं कर सकते। और पुरानी बात जिसको कांग्रेस मुद्दा बनाती रही कि बीजेपी उसको देने नहीं दे रही है, केंद्र सरकार अड़ंगा लगा रही है बोनस देने को, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने पुराने जो अपने वादे को इस साल पूरा करने का की घोषणा की है। ये भी क्या एक बड़े अध्ययन का विषय नहीं रवि जी कि ऐसा भी हो सकता है कि आप पुराने बोनस को अभी देने की ऐलान करके, घोषणा करके भी जनता के बीच में अपना एक समर्थन पैदा कर सकते हैं, आप एक विश्वास पैदा कर सकते हैं। इसका भी एक कसौटी है, इसका भी एक परीक्षण होगा। जी सही है कि एक कसौटी तो होगा, लेकिन इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह सरकार आने के साथ 25 दिसंबर को देने का वादा किया है, तो उससे कहीं ना कहीं किसानों को लगा कि यदि घोषणा की है तो मिलेगा, इसमें कोई नहीं है। आकाश जी आप बताओ, क्या लगता है आपको इस पूरे चुनाव में बीजेपी का वो मास्टर स्ट्रोक जो आपने अपने घोषणा पत्र में दिया और ये फलीभूत होगा और आपको मतदान के बाद ये जो अभी हम जितने भी एग्जिट पोल्स देख रहे हैं इसमें बहुत करीब लाता है सत्ता के आंकड़े से? आपका अनुमान क्या कहता है, वो क्या मास्टर स्ट्रोक? छत्तीसगढ़ की जनता युवाओं के साथ इस सरकार ने इतना बड़ा धोखेबाजी किया है कि आपको याद होगा कि रायपुर शहर में पूरे देश में पहली बार युवाओं को प्रदर्शन करने जिस हालत में देखा, तो आप बताइए पीएससी का कितना बड़ा घोटाला किया इन्होंने। इन लोग ने घोटालों की सरकार पूरा 5 साल घोटाले के अलावा कुछ नहीं किया है और जनता ने मना लिया है कि कल कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर करने का कल रास्ता दिखा दिया है। चलिए ये दावा हो गया, आप क्या बोलोगे? युवाओं के साथ आपने बड़ा छल किया, भर्ती की नहीं, जिस प्रदर्शन की बात करते रहे, जिस प्रदर्शन की बात भाजपा के काबिल साथी कह रहे हैं, उसमें जितने लोगों ने प्रदर्शन किया था, एक भी व्यक्ति ने पीएससी की परीक्षा नहीं दी थी, पहली बात।
दूसरी बात, मैं अमित भाई की बात पे आना चाहूंगा। मैं इस मंच के साथ बहुत जिम्मेदारी से यह घोषणा करता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी ये गारंटी दे कि इनका जो 2 वर्ष का बोनस है, अगर उसको कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हम देना चाहते हैं, तो केंद्र सरकार से जो अड़ंगा लगा है, जो उसमें जो एक चिट्ठी लिख करके जो बैंड लगाने का काम किया है, उसका आदेश पहले वो जारी करें। हम छत्तीसगढ़ के किसानों को जो बकाया बोनस है इनका, वो भी मैं देने की घोषणा करता हूं इस मंच से। है ताकत तो चुनौती स्वीकार करें। और वो पत्र कब ला के देंगे, कब ला करके वो पत्र मोदी जी से ला करके देंगे, आप इसकी गारंटी दीजिए। हमको मोदी की गारंटी पे भरोसा नहीं है, मुझे आपकी गारंटी पे भरोसा है। आप बताइए वो पत्र कब ला करके देंगे। वो वादा हम पूरा करके रहेंगे। जब आपकी सरकार थी तब आपने किया नहीं। किसान जब पानी मांगता था तो पीठ में आप गोली मारते थे। पूंजीपति मित्रों को पानी बेचने का काम आप करते थे। अजय जी, छत्तीसगढ़ की जनता को मोदी के ऊपर विश्वास है, आपके ऊपर विश्वास नहीं है। कल आपको रिजल्ट मालूम चल जाएगा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बन रही है। एक्सपर्ट के तौर पर आप बताइए डॉक्टर ब्रह्मे, हालांकि आप अर्थशास्त्र के हाँ। जानकार हैं, लेकिन पैकेजिंग को तो आप अच्छे से समझते हैं। हाँ जी, तो आपको क्या लगता है किसकी पैकेजिंग ज्यादा बेहतर थी? क्योंकि फिर हम कहेंगे दोनों के संकल्प पत्रों ने एक तरह से चुनाव में क्रांति तो ला दी थी। लोगों ने कंपेयर तो किया, खुद के लिए टटोल कर तो देखा, मेरे लिए क्या है, मेरे वर्ग के लिए क्या है। युवाओं ने अपने लिए ढूंढा, महिलाओं ने अपने लिए ढूंढा, किसानों ने अपने लिए बेनिफिट का आंकड़ा सेट किया। तो किसकी पैकेजिंग आपको ज्यादा चुस्त दुरुस्त दिख रही? देखिए, जो पैकेजिंग है, और सवाल ये है कि उस पैकेज के अंदर क्या है। पैकेज में सारे अंग होते हैं। पैकेज का क्या, हमको इस मुद्दे पे भी चर्चा करने की जरूरत है, और लोगों की इस पे भी नजर है कि पैकेज के अंदर क्या होना चाहिए और किस प्रकार की योजनाएं होनी चाहिए। ऐसी योजनाएं जो लोगों की आय में वृद्धि करे, लोगों को सशक्त बनाए, महिलाओं को सशक्त बनाए, उनकी उत्पादकता को बढ़ाए, ऐसी योजनाएं का बहुत सभी कोई स्वागत करेंगे, और अर्थशास्त्री के रूप में भी मैं स्वागत करूंगा। तो इसका अभाव आपको दिखा? नहीं, मैं सारी योजनाओं को उनमें नहीं रखूंगा। कुछ योजनाएं हैं जो कि महिलाओं को सशक्त बनाती हैं, किसानों को सशक्त बनाती हैं, जो उत्पादकता को बढ़ाने वाली हैं, और राज्य का जो उत्पादक आधार है वो बढ़े, और राज्य के विकास का जो है एक जो आप प्लेटफॉर्म उसको बड़ा करें और राज्य विकास के रास्ते बढ़े, उसकी चिंता मुझे ज्यादा है। बनिस्बत कि हम ये कहें कि जो है वो जो एक बहुत अच्छे तरीके से हम मतलब प्रोडक्टिव जो स्टेट को दे पाए, यूथ को दे पाए, महिलाओं को दे पाए, थोड़ा उस तरफ जाना चाहिए, ज्यादा बेहतर वो होना चाहिए। क्योंकि लॉन्ग रन के लिए आप तत्काल किसी को कोई लाभ दे रहे हैं तो कोई मना नहीं करेगा, वो लाभ लेगा। परंतु हम किस प्रकार की संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं देश में, हाँ, ये बहुत चिंता की बात है कि ये क्या तो हम संस्कृति पैदा कर रहे हैं। इस चर्चा का लब्बो-लुबाब भी यही निकलता नजर आता है पुनीत, जिस हमने शुरुआत में जिक्र किया था कि मैनिफेस्टो के इर्द गिर्द चुनाव कम से कम होते नजर आए हैं। पिछले चुनाव से भी हमने देखा है मैनिफेस्टो ने बहुत असर दिखाया था। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने में मैनिफेस्टो में जो वादे उन्होंने किए थे उसका एक बहुत बड़ा रोल था। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में आम जनता भी इस बार इस मैनिफेस्टो का इंतजार कर रही थी। मैनिफेस्टो सामने आ गए, अपने अपने वादे लेकर दोनों ही पार्टियां सामने आई। अब जनता ने उन वादों को तोला है, नापा है, उसके बाद में जाकर अपना फैसला सुना दिया है। बिल्कुल, अपना फैसला जो सुनाया है देश, उसी के लिए तो ये मंच बना है। और ये 32 घंटे लगातार सजीव रहने वाला है, ये लगातार चलता रहने वाला है। हम चलते रहने वाले हैं, हमारे साथ ये पैनल लगातार जुड़ते रहेंगे, नए एक्सपर्ट आते रहेंगे, हर एक विषय पर, हर एक पहलू पर विस्तार से, बारीकी से हम जाते रहेंगे, बात करते रहेंगे।